नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध हैं, यानी हमारा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और इस यूनिवर्सिटी द्वारा तय सिलेबस ही हमारे कॉलेज में लागू होता है। यूजी में बीए पार्ट थर्ड के लिए जो सेकंड पेपर है सामाजिक मानव शास्त्र, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स बनाकर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सामाजिक मानव शास्त्र की जो पहली यूनिट है उसमें जो टॉपिक है आपके, उनमें है सामाजिक मानव शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र के का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र, जनजाति की अवधारणा, जाति एवं जनजाति, संस्कृति, संस्कृति का अर्थ और संस्कृति विकास के सिद्धांत। ये सामाजिक मानव शास्त्र जो सेकंड पेपर है बीए पार्ट थर्ड में, उसकी जो पहली यूनिट है उसके ये टॉपिक हैं। जो कि आप जानते हैं, इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि किसी भी क्लास की पढ़ाई शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है कि वह किस कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, संबद्ध है, उनका सिलेबस क्या है। आपको महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की वेबसाइट mdsuajmer.ac.in, इस वेबसाइट पर आपको सिलेबस मिल सकता है। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सिलेबस देख सकते हैं। बाज़ार में भी आपको सिलेबस मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी स्टैंडर्ड बुक होना बहुत ज़रूरी है। हर पेपर के लिए कम से कम एक स्टैंडर्ड मानक अच्छी पुस्तक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि बीए पार्ट थर्ड के लिए समाजशास्त्र में जो सेकंड पेपर है सामाजिक मानव शास्त्र, उसके लिए बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैंने सामाजिक मानव शास्त्र के रूपरेखा डॉक्टर रविंद्रनाथ मुखर्जी, जो दिल्ली का विवेक प्रकाशन है वह प्रकाशित करता है, उसकी पुस्तक है, वह आपके लिए सफिशिएंट है। आप उसे ले आइए और नियमित रूप से उसका अध्ययन कीजिए और नियमित रूप से समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको भी आप बिल्कुल देखिए और इस विषय को समझने की कोशिश कीजिए। हमसे जुड़े रहिए। जो सुझाव, जो प्रश्न, जिज्ञासाएं आपके हैं वो डायरेक्ट हमारे साथ शेयर कीजिए। उनका यथोचित समाधान किया जाएगा और आपको बेहतर से बेहतर ई कंटेंट के रूप में लर्निंग मटेरियल इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। और भी दूसरे मेथड जिनके माध्यम से आपको बेहतर सब्जेक्ट मैटर उपलब्ध कराया जा सकता है, बेहतर ढंग से सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जा सकते हैं, आपका टेस्ट लिया जा सकता है, उसके लिए भी प्रयास जारी है। और जल्द ही इस तरह के कुछ ई कंटेंट और ई टेस्ट के मॉड्यूल आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। जहाँ तक बात पुस्तक की है, तो मैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर रविंद्रनाथ मुखर्जी की पुस्तक है विवेक प्रकाशन की। ये किताब आप लाइए और इसको पढ़िए रेगुलर। और आपके लिए सामाजिक मानव शास्त्र का जो ये विषय है बी पार्ट थर्ड के लिए जो सेकंड पेपर है ये, उसके लिए पुस्तक सफिशिएंट है। इस पुस्तक में आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा और बहुत ही सरल और सारगर्भित भाषा में हर अवधारणा को समझाया गया है। इसके अलावा अनावश्यक किताबों में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है कि एक पुस्तक में जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट मिलना कभी कभी संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर डी.एन. मजूमदार की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उसमें आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी यानी इस पेपर से में जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उनसे संबंधित सब्जेक्ट मैटर आपको आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा लाइब्रेरी में आपको दूसरी किताबें भी इंग्लिश मीडियम की मिल सकती है, जिससे आप सामाजिक मानव शास्त्र का जो ये सिलेबस है उसके जो ये टॉपिक है उनको कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही एक चीज़ जो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को न केवल अपने सिलेबस का पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए, बल्कि पिछले सालों के पेपर भी होने चाहिए उनके पास। वह भी मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और बाज़ार में भी उपलब्ध हैं। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, आपको मार्केट से ख़रीदने होंगे।
आप मार्केट से खरीदिए और पिछले सालों के कम से कम पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्रों का आप गहराई से अध्ययन कीजिए और सवालों को समझिए कि किस तरह के प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। 20 शब्द में उत्तर निकलने वाले छोटे 10 प्रश्न जो आते हैं भाग ए में, वो किस तरह के हैं, और 50 शब्द में उत्तर लिखने वाले जो 4 अंक वाले प्रश्न हैं भाग बे में, वह किस तरह के पूछे जा रहे हैं, और फिर 20 अंक वाले जिनका उत्तर 400 शब्दों में लिखना है भाग से में, वो किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। उन सवालों को देखना जरूरी है। सवालों को देखने के बाद आपको ये आइडिया बन जाता है कि सिलेबस के जो टॉपिक हैं उनमें इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए पढ़ते समय आप उन टॉपिक्स को थोड़ा गहराई से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको नोट्स बनाने में आसानी होती है और परीक्षा की प्रकृति, सवालों की प्रकृति और जो आपके टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप अच्छी पुस्तक से बहुत ही सारगर्भित और व्यवस्थित नोट्स बना सकते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में नहीं, आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, नेट है या मान लीजिए सिविल सर्विसेज हैं, तो इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उनमें भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये सामान्य सी चीज़ है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है संस्कृति। ये सामाजिक मानव शास्त्र के जो पहली यूनिट है उसमें ही ये टॉपिक है। और संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र दोनों के अंदर ये की कॉन्सेप्ट माना जाता है, मुख्य अवधारणा है जिससे बहुत सारे सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं और जो टॉपिक हैं वो क्लियर होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, संस्कृति के अंदर वह सब कुछ आ जाता है जिसको हम जीते हैं, जो हमारे पास है। संस्कृति के 2 पहलू होते हैं मुख्य रूप से, एक भौतिक पहलू और एक अभौतिक पहलू। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक भौतिक संस्कृति होती है और एक अभौतिक संस्कृति होती है। भौतिक संस्कृति में वह सब कुछ आ जाता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हमारा खान पान, हमारे कपड़े, हमारा घर, हमारे पास गाड़ी, हमारे मकान, वह सब चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हमारे पास है, जिनको हम काम में लेते हैं। वह सब टेबल, कुर्सी, क्लास, आपकी कॉलेज, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी किताबें, आपके कपड़े, आपके खाने पीने की चीज़ें, आपके घर का सामान, ये सब अभौतिक संस्कृति के अंदर आता है, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। और अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वह चीज़ें आती है जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जो हमारे जीवन का हिस्सा होती है। हमारे मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे विश्वास, हमारे रीति रिवाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक मानदंड, ये सब चीज़ें अभौतिक संस्कृति में आती है। तो संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है, एक सामाजिक विरासत है, एक समग्र जीवन शैली है, हमारे व्यवहार प्रणाली है जिसके अनुसार हम समाज में व्यवहार करते हैं। संस्कृति मानव समाज को पशु समाज से अलग करती है, यह हमें विशिष्ट बनाती है। मनुष्य ने संस्कृति का विकास किया है। इसका कारण ये है कि प्रकृति ने, ईश्वर ने मनुष्य को कुछ अद्भुत क्षमताएं दी है जिनके कारण वह संस्कृति का निर्माण कर पाया है, उसका संरक्षण कर पाया है, उस विरासत को आगे बढ़ा पाया है, दूसरी पीढ़ियों तक हस्तांतरित कर पाया है, अनुकूल हो पाया है उनके, और समय के साथ उसे और अधिक विकसित कर पाया है। तो संस्कृति जो है वो एक सामाजिक विरासत है, हमारी समग्र जीवन शैली है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। वह सब कुछ जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो इंसान ने नहीं बनाया है वह प्रकृति है, जो इंसान ने बनाया है वह संस्कृति है। तो आखिर वह क्या विशिष्टता है कि हम संस्कृति का निर्माण कर पाए हैं, विकास कर पाए हैं, जबकि पशु समाज है वह संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाया है। इसके लिए हमें लेस्ली ए वाइट की पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर का जिक्र करना होगा। लेस्ली ए वाइट एक सामाजिक वैज्ञानिक हुए हैं, सामाजिक मानवशास्त्री हुए हैं, उनकी पुस्तक है द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। उसमें उन्होंने मानव की 5 अद्भुत क्षमताओं का उल्लेख किया है, उन विशिष्टताओं का उल्लेख किया है जिनके कारण
मानव समाज संस्कृति का निर्माता बन पाया है। मनुष्य है, उसने संस्कृति का निर्माण किया है, उसको विकसित किया है, उसका संरक्षण किया है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया है, और हमें वह दूसरे समाजों से अलग, पशुओं से अलग करती है। वो अद्भुत क्षमताएं जो संस्कृति के विकास के लिए उत्तरदायी हैं, उनको लेस्ली वाइट ने 5 प्रकार के रूप में, 5 भागों के रूप में बांटा है, 5 विशेषताओं के रूप में समझाया है। सबसे पहली विशेषता है इंसान की कि उसकी सीधे खड़े होने की क्षमता। जो रीढ़ की हड्डी है वह इंसान को सीधा खड़ा रखती है 2 पैरों पर। तो जो सीधे खड़े होने की क्षमता है, सीधे खड़े होकर चलने की जो क्षमता है, वह हमारी अद्भुत विशिष्टता है जो दूसरे प्राणियों से हमें अलग करती है। और इसके कारण हम बहुत सारे काम कर पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें बना पाए हैं और संस्कृति का निर्माण कर पाए हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर हम सीधे खड़े होकर चल नहीं पाते और दोनों पैरों और दोनों हाथों से अगर हमें चलना होता तो हमारा जीवन किस तरह का होता, हम कल्पना कर सकते हैं, है या नहीं। दूसरी जो विशेषता है वह स्वतंत्र घूमने योग्य अंगूठा और हाथ। ये जो हमारी कलाई है और ये जो अंगूठा है, जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, यह वस्तुओं के निर्माण में, चीज़ों को निर्माण में, जोड़ने में, बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कई बार जीवन में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम सहज रूप से लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो सहज रूप से ही है, हमारा उन पर ध्यान ही नहीं जाता है। आप कल्पना कीजिए कि आपके अंगूठा नहीं होता तो कई काम आप नहीं कर पाते। सबसे पहली बात, आप लिख ही नहीं पाते। तो ये अद्भुत प्रकृति प्रदत्त क्षमता है कि हमारे पास स्वतंत्रतापूर्वक घुमाई जा सकने योग्य हाथ और अंगूठा है। तीसरी जो विशेषता है वह है हमारी दृष्टि, विजन। हम चीज़ों को देख सकते हैं, तीक्ष्ण दृष्टि है इंसान के पास, मनुष्य के पास। हम उनका अवलोकन कर सकते हैं, उनके बारे में सोच विचार कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं किसी चीज़ को देखकर। उसको बोलते हैं तीक्ष्ण दृष्टि, विजन। यह भी हमें दूसरे प्राणियों से अलग बनाता है और हमारे चारों ओर के परिवेश में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको देखकर हम निर्णय लेते हैं और हमारा जो व्यवहार है वह बदलता है। उससे हमने आसपास के परिवेश से सीखा है, उनका चीज़ों का अवलोकन किया है और उसके अनुसार अपने जीवन को बदला है, बेहतर बनाया है, हम आगे बढ़ पाए हैं। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है हमारा मस्तिष्क, यानी कि बुद्धि। दूसरे प्राणियों की तुलना में मनुष्य का मस्तिष्क बहुत अधिक विकसित है। हमारी जो तीक्ष्ण बुद्धि है यह हमें दूसरे प्राणियों से अलग करती है और इसने हमारी संस्कृति के निर्माण में, बेहतर समाज के निर्माण में अत्यंत अहम भूमिका निभाई है। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होती, तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति नहीं होती, हम कल्पना करके चीज़ों को बेहतर रूप नहीं दे पाए, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाए, तो हम संस्कृति का विकास नहीं कर पाते। पांचवी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है भाषा। भाषा के माध्यम से हम एक इंसान, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संचार कर सका, बातचीत कर सका। भाषा के अभाव में हम संचार नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर पाते, संवादहीनता की स्थिति हो जाती है। आप कल्पना कीजिए, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात नहीं समझा सकते थे, आप अगर किसी ऐसे देश में चले जाते हैं जहाँ का व्यक्ति आपकी भाषा नहीं समझता और आप वहाँ की भाषा नहीं समझ सकते, तो कोई सामान्य सी चीज़ समझाने में आपको कितनी कठिनाई हो सकती है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास दृष्टि नहीं है, आपका पूरा जीवन अंधकार में हो जाएगा। आपको बहुत अजीब लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो किस तरह अपना जीवन जीते होते हैं। बहुत मुश्किल होता है। आप कल्पना कीजिए, आपका बहुत सारी चीज़ें जो हमें सहज रूप से प्राप्त हो जाती है, कई बार हम उनका महत्व पहचान नहीं पाते हैं। जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तब हमें उसका महत्व पता चलता है कि वह चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है। इस तरह जो इंसान के 5
अद्भुत विशेषताएं, मनुष्य जाति की, मानव की, ये जो 5 अद्भुत प्रकृति प्रदत्त विशेषताएं हैं, इन्होंने हमें अन्य प्राणियों से अलग किया है और इनके कारण ही हम संस्कृति का विकास कर पाए हैं, उसको विकसित कर पाए हैं, उसको समृद्ध कर पाए हैं और एक उन्नत समाज के रूप में आज हम विकसित हो पाए हैं। तो यह है संस्कृति के उद्भव की मूलभूत अवधारणा कि आखिर संस्कृति का विकास किस तरह हुआ है, संस्कृति क्या है। संस्कृति हमारी जीवन शैली है, ये हमारी विरासत है, हमारी व्यवहार प्रणाली है। हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं वह संस्कृति से ही हमने सीखा है। संस्कृति हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, हमारा जो व्यवहार है उसका नियमन करती है, हमें ज्ञान, बोध, कला, विश्वास, नैतिकता, विज्ञान, ये सब चीज़ें सिखाती है। ये सब संस्कृति के ही घटक हैं। संस्कृति की व्यापक अवधारणा है जिसमें सब कुछ समाहित है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने आपको शुरू में भी कहा था, जो चीज़ इंसान ने नहीं बनाई है वह प्रकृति है और जो चीज़ इंसान ने बनाई है वह संस्कृति है। अत्यंत सार रूप में इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। तो ये संस्कृति की अवधारणा है। संस्कृति की परिभाषा, उसकी विशेषताएं क्या है, इस संस्कृति के कॉन्सेप्ट को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं का विवेचन भी ज़रूरी है। कुछ जो सामाजिक मानवशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, उन्होंने संस्कृति की क्या परिभाषा दी है, इसका जिक्र हम करेंगे, इसका विवेचन करेंगे और उसके बाद हम संस्कृति की विशेषताओं का विवेचन करेंगे जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझ सकें। समय का अभाव होने के कारण इस वीडियो में मैं ये चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। इससे जो अगला नेक्स्ट वीडियो है उसमें संस्कृति की परिभाषा और संस्कृति की विशेषताओं का हम विवेचन करेंगे। धन्यवाद।